आज हम क्लास 9 के हिस्ट्री बुक भारत और समकालीन विश्व इतिहास इसका चैप्टर 8 उसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर 8 पहनावे का सामाजिक इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में पोशाक शैलियों और सामग्री से आए बदलावों के क्या कारण थे। तो चलिए इसको करते हैं। 18वीं शताब्दी में पोशाक शैलियों और सामग्रियों में कई नाटकीय बदलाव आए। ऐसा निम्नलिखित कारणों से था। यूरोप द्वारा शेष विश्व का उपनिवेशीकरण, यूरोपीय लोगों द्वारा विभिन्न वैज्ञानिक तथा व्यापारिक खोजों के फलस्वरूप विभिन्न नए क्षेत्रों का पता चला जिनसे व्यापार किया जा सकता था। यूरोपीय सरकारों ने इसके लिए व्यापारियों को प्रोत्साहित किया, किंतु कालांतर में यूरोपीय शक्तियों द्वारा इन क्षेत्रों में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए गए। अब वे यहाँ के संसाधनों का दोहन अपने इच्छानुसार कर सकते थे। परिणाम स्वरूप पोशाकों के लिए नई सामग्रियां इन क्षेत्रों से यूरोप पहुंचने लगा तथा पहनावे में भी बदलाव आया। इस कार्य में कपास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका अधिकाधिक प्रयोग यूरोपीय लोगों द्वारा सस्ते पोशाकों के निर्माण में किया गया। इसका हल्का, सस्ता तथा रख रखाव में आसान होना नए तरह के पहनावे के विकास में सहायक था। नाटकीय विचारों का प्रसार, यूरोपीय समाज अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के महत्व को समझ चुका था। उन्होंने श्रेष्ठ तथा हीन, कुलीन वर्ग तथा जन सामान्य के बीच अंतर को खत्म करने के लिए संघर्ष किया। इसके साथ ही महिलाओं के मताधिकार की पहचान ने भी पहनावे पर अपना प्रभाव छोड़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने बहुत से क्लबों को जन्म दिया जहां पहनावा कुलीनता विरोध का प्रतीक बन गया। फलतः नए पहनावे लोगों के सामने आए। महिला पत्रिकाओं का योगदान, यूरोपीय स्कूलों में नए पाठ्यक्रम लागू हुए जिसमें लड़कियों के लिए जिम्नास्टिक जैसे खेलों को भी शामिल किया गया। इसके लिए ऐसे पोशाकों की आवश्यकता थी जो शारीरिक गतिविधियों में बाधक न हो। पारंपरिक पोशाक तथा उसके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता आई जिसमें महिला पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। फलतः कॉर्सेट, बस्क तथा स्टेज आदि जैसे पारंपरिक पोशाकों का परित्याग कर दिया गया। अगला प्रश्न है फ्रांस के सम्चुअरी कानून क्या थे। तो 1789 की फ्रांस की क्रांति से पूर्व फ्रांस के लोगों को सम्चुअरी कानूनों के अनुपालन के कठोर आदेश थे। ये कानून सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए बनाए गए थे, जैसे कुछ भोजन करना, विशेष वस्त्र पहनना आदि पर नियंत्रण रखते थे। इसके अलावा कुछ सम्चुअरी कानून घरेलू उत्पाद को आयात की मार से बचाने के लिए भी पास किए गए थे। अगला प्रश्न है यूरोपीय पोशाक संहिता और भारतीय पोशाक संहिता के बीच कोई दो फर्क बताइए। तो चलिए इसको करते हैं। यूरोपीय पोशाक संहिता भारतीय पोशाक संहिता से कई मायने में भिन्न थी। दो प्रमुख फर्क है नीचे जो लिखा हुआ है। पगड़ी और हैट का प्रयोग, भारतीय लोग अपने सिर पर पगड़ी पहनते थे। यह सम्मान तथा आदर का सूचक है। ये लोग इसे अपने सिर से तब भी नहीं उतारते थे जब वे अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से मिलते थे या राजदरबार में उपस्थित होते थे। इसके उल्टा यूरोपीय पोशाक संहिता के तहत लोगों का यह अनिवार्य कर्तव्य था कि वे अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति या राजा के सामने उपस्थित होते समय सम्मान प्रदर्शित करने के लिए अपने सिर से हैट उतारे। जूते, भारतीय लोग सम्मान प्रकट करने तथा धूल एवं गंदगी से बचाने के लिए धार्मिक स्थलों, घरों तथा वरिष्ठ लोगों के यहाँ अथवा राज दरबार में जूते उतारकर प्रवेश करते थे। यहाँ तक कि भारत में उन यूरोपीय लोगों के लिए भी यह अनिवार्य था जिनके यहाँ इस तरह का कोई रिवाज नहीं था। बाद में यूरोपीय लोगों ने भी भारतीय लोगों के लिए कार्यालयों तथा कोर्ट में जूता उतारकर प्रवेश करने के नियम बनाए। दूसरी तरफ जूते पहनकर कोर्ट में अथवा कार्यालय में जाना यूरोपीय संस्कृति में एक आम तथा स्वीकार्य व्यवहार था। अगला प्रश्न है 1805 में अंग्रेज अफसर बेंजामिन हाइन ने बेंगलोर में बनने वाली चीजों की एक सूची बनाई थी जिसमें निम्नलिखित उत्पाद भी शामिल थे। अलग अलग किस्म और नाम वाले जनाना कपड़े, मोटी छींट, मखमल,
रेशमी कपड़े। बताइए कि 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में इनमें से कौन कौन किस्म के कपड़े प्रयोग से बाहर चले गए होंगे और क्यों। तो चलिए इसको करते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में भारतीयों द्वारा विभिन्न प्रकार के कपड़ों का प्रयोग परंपराओं एवं रीतियों, आर्थिक संपन्नता, जाति एवं वर्ग के नियम एवं विशेषकर क्षेत्रीय कपड़ों के प्रयोग जैसे कई घटकों पर निर्भर करते थे। विभिन्न संग्रहों एवं नामों वाले जनाना कपड़े, मोटे छींट, मखमल और रेशमी कपड़ों के प्रयोग पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक नीति का व्यापक प्रभाव पड़ा। यह कंपनी इन कपड़ों का बड़ी मात्रा में निर्यात करती थी। निर्यात वस्तुएं होने के कारण ये भारत में महंगे हो गए। इससे सामान्य भारतीयों द्वारा इन कपड़ों का प्रयोग कम हो गया। दूसरा कारण भारतीयों पर पश्चिमी कपड़ों का प्रभाव था। कुछ धनी लोगों ने कोट, पैंट, सूट आदि पहनना प्रारंभ कर दिया। इससे मोटे छींट, मखमल और रेशमी कपड़ों आदि के प्रयोग में कमी आ गई। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के भारत में औरतें परंपरागत कपड़े क्यों पहनती रहीं, जबकि पुरुष पश्चिमी कपड़े पहनने लगे थे। इससे समाज में औरतों की स्थिति के बारे में क्या पता चलता है। तो चलिए इसको करते हैं। विश्व के शेष समाजों की तरह ही भारतीय समाज की औरतें भी विकास कार्यों में भागीदारी में दूसरा दर्जा रखती थी। 19वीं सदी में जब भारतीय पुरुष पश्चिमी पोशाक की ओर बढ़ रहे थे, औरतें अपनी परंपरागत कपड़े पहनने के लिए निम्नलिखित कारणों से बाध्य थी। पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचा। अनादिकाल से भारतीय समाज पितृसत्तात्मक रहा है। पारिवारिक परंपराओं में परिवर्तन अथवा पारिवारिक निर्णय में पुरुषों की भूमिका ही प्रभावी रही है। समाज में औरतों का स्थान पुरुषों के बाद ही था, अतः वे पहनावे में परिवर्तन लाने में पीछे रह गई। पश्चिमी पोशाक सांस्कृतिक प्रदूषण फैला रहे थे। भारतीय समाज में अधिकतर लोगों का मानना था कि यूरोपीय पोशाक एक तरह का सांस्कृतिक प्रदूषण फैला रहे हैं। औरतों में जागरूकता का अभाव। भारतीय औरतें अधिकतर अपने आप को घरेलू कार्यों तक ही सीमित रखती थी, फलतः वे यूरोपीय कपड़ों तथा नवीन परिवर्तनों से अनभिज्ञ ही रहीं। परंपरा का मोह। लोगों को अपनी परंपरा का मोह भी था। साथ ही भारतीय कपड़े यूरोपीय कपड़ों से न केवल सुंदर दिखते थे, बल्कि कई मायने में श्रेष्ठ भी थे। कि बुजुर्ग औरतों का नियंत्रण। ऐसे कई उदाहरण हैं जब घर की बुजुर्ग औरतों द्वारा युवतियों तथा अन्य औरतों के व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाता था। यह माना जाता था कि पश्चिमी कपड़ा महिलाओं के विचार को प्रदूषित कर देगा तथा वे अपने चरित्र से गिर सकती हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि महात्मा गांधी राजद्रोही मिडिल टेम्पल वकील से ज्यादा कुछ नहीं है और अधनंगे फकीर का दिखावा कर रहे हैं। चर्चिल ने यह वक्तव्य क्यों दिया और इससे महात्मा गांधी की पोशाक की प्रतीकात्मक शक्ति के बारे में क्या पता चलता है। तो चलिए इसको करते हैं। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। महात्मा गांधी के बारे में उनके शब्द कि महात्मा गांधी राजद्रोही मिडिल टेम्पल वकील से ज्यादा कुछ नहीं और अधनंगे फकीर का दिखावा कर रहे हैं, एक साम्राज्यवादी व्यक्ति के अभिमानपूर्ण शब्द थे। ये शब्द चर्चिल की उद्दंडता और मिथ्या अभिमान का प्रतीक है। इन शब्दों द्वारा चर्चिल ने महात्मा गांधी का निरादर और अपमान करने का प्रयास किया। महात्मा गांधी के पहनावे और वेशभूषा की प्रतीकात्मक शक्ति। महात्मा गांधी की चिर परिचित आकृति नंगी छाती, चरखे के सामने छोटी धोती पहनकर बैठी होती थी। वे प्रतिदिन चरखा काटते थे जिससे खादी का कपड़ा बनाया जाता था। यह एक शक्तिशाली चिन्ह था। यह न केवल आत्मनिर्भरता का चिन्ह था, बल्कि ब्रिटिश मिलों में बने कपड़े के खिलाफ एक ताकत थी। महात्मा गांधी तथा अपनी वेशभूषा पर उनके प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के बदले वस्त्र परिवर्तन के प्रतीक थे। गुजराती बनिए के एक लड़के के रूप में वह कमीज तथा धोती का या पजामा पहनते थे या कभी कभी कोट भी। जब वे 19 वर्ष की अवस्था में वे जब लंदन कानून पढ़ने गए तो वे भी पश्चिमी वस्त्र पहनने लगे। भारत लौटने पर भी वे उन्हीं वस्त्रों को पहनते रहे। वकील के रूप में भी जोहान्सबर्ग में 1890 में भी यही कपड़े पहनते रहे।
महात्मा गांधी ने शीघ्र ही निर्णय लिया कि अनुविक्त वस्त्र शैली ज्यादा बेहतर राजनीतिक शक्ति बन सकती है। 1913 में डरबन में गांधी जी ने पहली बार लुंगी और कुर्ता पहना तथा सिर के बाल कटवाए। यह उस शोक का प्रतीक था जो खनिकों को मारने के विरोध में था। भारत आने पर 1915 में उन्होंने एक कठियावाड़ी किसान के वस्त्र पहने। 1921 में गांधी जी ने छोटी धोती पहनी जो असहयोग आंदोलन के बाद उनकी मृत्यु पर्यंत उनकी पहचान बनी रही। वे 1 या 2 महीने के लिए वेशभूषा बदलाव में प्रयोग करना चाहते थे, परंतु उन्होंने देखा कि यह उनका गरीबों के प्रति कर्तव्य है तथा जो कपड़े नहीं पहनते उनके लिए भी। उन्होंने अच्छे कपड़ों का बहिष्कार किया तथा सबसे गरीब भारतीय के वस्त्र को अपनाया जो खादी के रूप में था। खादी शुद्धता, सादगी तथा गरीबी का प्रतीक थी। महात्मा गांधी ने बिना कमीज के धोती पहनी जब वे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड पहुंचे। यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम के सामने भी उन्होंने यही वस्त्र पहने। इस प्रकार चर्चिल का उपरोक्त कथन उद्दंडता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समूचे राष्ट्र को खादी पहनाने का गांधी जी का सपना भारतीय जनता के केवल कुछ हिस्सों तक ही सीमित क्यों रहा? तो चलिए इसको करते हैं। महात्मा गांधी का स्वप्न था कि देशवासी खादी पहने। उन्होंने अनुभव किया कि खादी वर्ग भेद, धार्मिक भेदों को कम करेगी, परंतु क्या उनके कदम पर चलना सबके लिए संभव था? यहाँ कुछ उदाहरण हैं जो महात्मा गांधी के खादी के स्वप्न के विषय में प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। मोतीलाल नेहरू ने अपने महंगे वस्त्र छोड़ दिए जो पश्चिमी पहचान के थे और भारतीय धोती कुर्ता को अपनाया, लेकिन वे महीन और उम्दा होते थे। कुछ दलित नेताओं ने महात्मा गांधी का अनुसरण नहीं किया। इसमें शक नहीं कि बहुत से दलित नेताओं ने पश्चिमी ढंग को अपनाया। उदाहरण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पश्चिमी वस्त्र कभी भी नहीं छोड़े। कुछ लोगों ने खादी कभी भी नहीं पहनी क्योंकि यह महंगी थी। यह महाराष्ट्र की महिला ने महात्मा गांधी को लिखा कि हम गरीब लोग खादी जो इतनी महंगी है वो कैसे अपना सकते हैं। सरोजनी नायडू और कमला नेहरू जैसे राष्ट्रवादी महिलाओं ने भी ये हाथ से बुने मोटे कपड़े के स्थान पर रंगीन और डिजाइनदार कपड़ों का उपयोग जारी रखा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। यूरोप के पहनावे में बदलाव सदी से शुरू हुआ, तो यह 19वीं सदी हो जाएगा, इसमें 19वीं। दूसरा क्वेश्चन है, बदलाव की प्रक्रिया क्रांति की देन थी, तो इसमें फ्रांसीसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 3, पहनावे की शैलियां हैसियत से तय होती थी, तो यह सामाजिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सामाजिक हैसियत से तय होती थी। क्वेश्चन नंबर 4, मध्यकालीन फ्रांस में ड्रेस कोड को क्या कहते थे? तो यह सैंक्चुअरी कानून कहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रेस कोड की समाप्ति में हुई, तो यह कब हुई? 1789 में, इसका हो जाएगा 1789। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रेस कोड लागू तबके के लिए था, तो इसमें निचले हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का निचले तबके के लिए था। क्वेश्चन नंबर 7, जन साधारण को की नकल करने की मनाही थी, तो कुलीनों की, तो इसमें हो जाएगा जन साधारण को कुलीनों की नकल करने की मनाही थी। क्वेश्चन नंबर 8, तंग पहनावे को घुटना कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, आरामदायक कपड़ों को सकुलांत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, टोपियों को कॉन्केट कहा जाता था, कॉन्केट। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा कॉन्केट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य? तो चलिए इसको करते हैं। ड्रेस कोड मध्यकालीन फ्रांस में लागू था, तो यह सही है, इसको टिक कर देना है। एमाइन फर की एक किस्म थी, यह भी सही है, इसको भी टिक कर देना है। एमाइन फर की एक किस्म थी। तिरछी टोपी को कॉन्केट कहा जाता था, यह भी सही है, इसको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसी क्रांति के ने कुलीन विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, यह भी है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सही है, इसको भी टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, बदन से चिपके कपड़ों को कॉर्सेट कहा जाता था, तो यह भी सही है, इसको भी टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉर्सेट
पहनावा महिलाओं की वीरता को दर्शाता था, तो यह गलत है, इसको क्रॉस करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, पतली कमर उस समय बुरी समझी जाती थी, यह भी गलत है, इसको क्रॉस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सफरेज आंदोलन स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए था, तो यह भी रॉन्ग है, इसको भी क्रॉस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद पहनावा आर्थिक स्थिति से तय होने लगा, तो यह सही है, इसको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गांधी टोपी भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक मानी जाती है, तो यह सही है, इसको भी टिक कर देना है। अगला प्रश्न है, कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करें, तो चलिए इसको करते हैं। तिरछी टोपी, तो इसका हो जाएगा कॉन्केट, इसमें ई हो जाएगा, फर्स्ट का ई कॉन्केट। क्वेश्चन नंबर 2 है, तंग कपड़े, तो इसका हो जाएगा कॉर्सेट, इसका सी हो जाएगा कॉर्सेट। क्वेश्चन नंबर 3, खुले कपड़े, तो इसका डी हो जाएगा सकुलांत, डी। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रेस कोड, तो इसका वी हो जाएगा सब्चुअरी। क्वेश्चन नंबर बी, इसका है फ्रांसीसी क्रांति, तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का फ्रांसीसी क्रांति का ए हो जाएगा 1789। अगला है सही उत्तर चुने, तो चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी टोपी गांधी जी ने पहननी शुरू की 1915 से, 1917 से, 1919 से, 1916 से, तो इसमें ए हो जाएगा 1915 से। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी टोपी गांधी जी ने त्याग दी 1915, 1917, 1919, 1916, तो इसका सी हो जाएगा 1919 में। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों की अवज्ञा का प्रतीक थी नेहरू टोपी, सफेद टोपी, लाल टोपी, गांधी टोपी, तो इसका डी हो जाएगा गांधी टोपी। क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजों ने गांधी टोपी पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया 1919, 1921 में, 1915 में, 1922 में, तो इसका बी हो जाएगा 1921 में। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी टोपी प्रतीक थी स्वतंत्रता, सरकारी अवज्ञा, ए और बी इनमें से कोई नहीं, तो यह इसका सी हो जाएगा, ए और बी, स्वतंत्रता और सरकारी अवज्ञा, तो इसका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिम परिधान सबसे किस भारतीय समुदाय ने अपनाए, तो पारसी, मुसलमान, हिंदू, उपरोक्त सभी, तो इसका ए हो जाएगा पारसी। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी ने अपने सादे पहनावे का प्रयोग किया था सदा के लिए, 1 के 2 महीने के लिए, 10 वर्ष के लिए, उपरोक्त सभी, तो इसमें हो जाएगा बी, 7 का बी, 1-2 महीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी की छोटी धोती प्रतीक थी शुद्धता, सादगी, गरीबी, उपरोक्त सभी, तो इसका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कब यूरोप गए, तो 1930 में, 1932 में, 1931 में, 1933 में, तो इसका हो जाएगा सी, 1931 में। किस व्यक्ति ने गांधी को नंगा फकीर कहा, तो इसमें जॉर्ज पंचम, इटली, लॉर्ड लिटन या चर्चिल, तो इसका डी हो जाएगा चर्चिल। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।